चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में आपको बता दिया था कि एग्जैक्टली हमें कितना अभी कवरेज करना बाकी है। जहाँ पे एक करेक्शन जो आपको करना है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारे पास में दो तीन कंसेप्ट पढ़ाने को रहते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और इलस्ट्रेशन नंबर 13 करवाने हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पार्ट में 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन हमें करवाने हैं। जहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ये करना है कि अब हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो बेसिकली मैंने एनालिसिस किया तो आपके पास में जो कंसेप्ट रहते हैं वो कंसेप्ट केवल और केवल एक ही रहता है जो मुझे पढ़ाना है। बाकी के 2-3 कंसेप्ट है जो कि मैंने लिखवाए थे वैसे ही है आपके पास में, लेकिन वो 2-3 कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से है आपके पास में, वो वही इंटर लेवल के जो कंसेप्ट है जो आपको रिवाइज करवाने हैं वो कंसेप्ट है। इसलिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट में उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करूँगा जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन हालांकि पढ़ाना तो ज़रूरी है तो पढ़ाएंगे, लेकिन कंसेप्चुअली अगर हम देखें सीए फाइनल के हिसाब से इस चैप्टर में तो एक ही कंसेप्ट बाकी रहता है। बाकी के 1-2 कंसेप्ट है वो मुझे पढ़ाने, लेकिन वो इंटर लेवल के तो वापस से याद करवाना है उस तरीके से। तो नया कंसेप्ट केवल और केवल एक ही बाकी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे कवरेज करवाना चाहूँगा इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली जो ये कंसेप्ट पढ़ाना है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में हमें देखना है यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 12 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 क्वेश्चन हमें इस लेक्चर के अंदर देखने हैं जिस पे कोई कंसेप्ट बेस नहीं है। वही सीए इंटर वाले जो छोटे मोटे कंसेप्ट है वो मैं पढ़ाऊँगा और क्वेश्चन कराऊँगा, और उसके बाद जो मेन यहाँ पे पॉइंट रहता है वो ये 3 क्वेश्चन है जो कंसेप्ट बेस है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में एक कंसेप्ट रहता है वो ये कंसेप्ट पे आपके पास में ये 3 क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या कराया जाएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम ये 3 क्वेश्चन जो है उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास में पूरी का पूरा कवरेज रहेगा और इसी के साथ आपके पास में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करवाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 करवाना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है। सबसे पहले मैं करवाना चाहूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जिस पे कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। बस वैसे ही छोटा मोटी बातें करनी है और आपके पास में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कोई भी यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 में, बस एक छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी और ये क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। ये बेसिकली कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक छोटी सी बात क्लियर करने के लिए यहाँ पे आईसीआई ने एक आपके पास में क्वेश्चन डाल दिया है। वो बात क्या है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बात कुछ ऐसी है कि मैंने आपसे कहा कि सर एक क्वेश्चन आपके पास में दिमाग में आए, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में एक मशीनरी है, ठीक है। क्या है सर, आपके पास में एक मशीनरी है, ठीक है। हमने कहा कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब वैसे तो इस मशीनरी की लाइफ जो है वो 5 साल की थी, इस मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल की थी, ठीक है। तो मशीन की लाइफ तो वैसे 5 साल की थी, लेकिन दिक्कत ये आई कि मशीन बिगड़ गया, ख़राब हो गया और हमें से स्क्रैप में डालना पड़ा, और वो जो है वो स्क्रैप में गया फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ में, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में। जबकि अगर ये स्क्रैप में नहीं जाता तो इसकी वैल्यू वैसे थी 90,000 रुपीज़, ठीक है। आज की वैल्यू 90,000 रुपीज़ है, बट बिगड़ गया जिसकी वजह से हमें इसे स्क्रैप में डालना पड़ा, जिसकी वैल्यू हमें 10,000 मिली। तो अल्टीमेटली आपको देखिए लॉस कितने का हो रहा है। वैसे तो मशीन 90,000 रुपीज़ का है ना, बिगड़ गया इसकी वजह से हमें 10,000 में बेचना पड़ा। तो 90,000 वैसे इसकी वैल्यू है, 10,000 में बेचना पड़ा क्योंकि मशीन बिगड़ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ कि लॉस कितने का हुआ है, तो सर लॉस यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉस हुआ है आपको 80,000 रुपीज़ का। क्या ये बात आप मानते हैं? 80,000 रुपीज़ का आपके पास में क्या है सर, लॉस हुआ है। सर ये बिल्कुल क्लियर है आपके पास में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 80,000 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है। मैंने कहा कि जब हमने ये मशीन परचेज़ किया था तो हमने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या करवाया था सर? इस मशीन को हमने इंश्योर करवा रखा था।
तो ये मशीन हमारे पास में इंश्योर थी, हम जो है टाइमली बेसिस पे इसका प्रीमियम भी पे करते थे। और यहाँ पे जैसे ही हमने 80,000 का लॉस देखा, हमारी मशीन बिगड़ गई, तो हमने अपना जो इंश्योरेंस है वो क्लेम कर लिया। तो इंश्योरेंस से हमें मिले फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़। कितने मिले? 50,000 रुपीज़ इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पे कर दिए। अब सवाल एक यहाँ पे ये रहता है कि सर जो लॉस हुआ है वो 80,000 का लॉस हुआ है मशीन की वजह से, और 80,000 के लॉस में से 50,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। तो अगर मैं नेट देखूँ खर्चा, बेसिकली लॉस, तो 80,000 माइनस मुझे 50,000 करना चाहिए। और अल्टीमेटली अगर नेट लॉस की बात करूँ मैं, नेट लॉस तो कितना होता है सर? नेट लॉस की बात करूँ तो 80,000 का जो है मुझे टोटल लॉस हुआ है, जिसमें से 50,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। तो नेट लॉस तो बेसिकली आपके पास में कितने का बनता है सर? 30,000 का। ठीक है, नेट लॉस 30,000 का बनता है आपके पास में। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ के आता है कि सर पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली बनाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में आप जो लॉस दिखाएंगे वो कितने का दिखाएंगे? मतलब कि आप डायरेक्टली पीएनएल में 30,000 का लॉस दिखाएंगे, या फिर आप पीएनएल में डेबिट साइड एज अ लॉस 80,000 दिखाएंगे और एज अ इनकम 50,000 दिखाएंगे। आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि सर दो आपके पास में ऑप्शन है, मैंने आपको दो ऑप्शन दिए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, आप डायरेक्टली पीएनएल में, ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे सर? पीएनएल में नेट लॉस शो कर दीजिए, नेट लॉस शो कर दीजिए। कितने रुपीज़ सर? 30,000। ठीक है ना, क्योंकि 80,000 आपकी इनकम, 80,000 बेसिकली आपका लॉस हुआ, 50,000 एज ए इनकम आपको रिसीव हो गया। तो बेसिकली आपको लॉस कितने का हुआ है सर? लॉस तो आपके पास में 30,000 का हुआ है। तो लॉजिकली तो ये भी बात सही मानी जाएगी सर, बिल्कुल सही मानी जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल सही मानी जाएगी। लेकिन एक और ऑप्शन मैंने दिया, ऑप्शन नंबर 2। मैंने कहा कि सर पीएनएल में अब दो इफेक्ट देंगे। एक, आपको जो लॉस हुआ है वो पूरे का पूरा शो करेंगे, ठीक है, ₹80,000, ठीक है, एंड आप जो है फिर आप इनकम शो करेंगे जो आपको इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली अदर इनकम, जो इंश्योरेंस आपको रिसीव हुआ है ₹50,000। ठीक है ना, 50,000। तो दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? मोस्टली मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट को यहाँ पे सही लगेगा वो आपको ऑप्शन नंबर 1 सही लगेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि लॉस 80,000 का हुआ, जिसमें से 50,000 की तो इनकम हो गई ना, मशीन से रिलेटेड तो इनकम थी। ठीक है ना, कोई बिजनेस इनकम नहीं थी, लेकिन वो मशीन के लॉस को सेटअप करने के लिए वही तो इनकम हमें रिसीव हुई है 50,000 ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो कहते हैं कि सर 50,000 को नेट कर दिया आपके पास में, और 30,000 का जो नेट लॉस बचता है वो पीएनएल में हम लॉस शो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ने कुछ और कहा। कंसेप्ट ने कहा कि सर ये इनकम जो हुई है वो आप सेपरेट दिखाएंगे, मतलब कि इंश्योरेंस इनकम रिसीव हो रही है तो वो इंश्योरेंस इनकम कभी भी नेट ऑफ नहीं होगी। ठीक है, आपको उसे सेपरेट दिखाना है ऑलवेज। इंश्योरेंस इनकम, ये पॉइंट इंश्योरेंस इनकम पे है कि आपके पास में इंश्योरेंस जो क्लेम रिसीव होता है तो क्या उसे नेट ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट का यहाँ पे मेन हेडिंग ये है, क्या हम इंश्योरेंस क्लेम के अमाउंट को नेट ऑफ कर सकते हैं। और इसी के आंसर को आपको समझाने के लिए आईसीएआई ने क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में डाल दिया, मतलब कि आपके बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ये कहता है कि सर इंश्योरेंस इनकम हो रही है तो कभी भी आप उसे नेट ऑफ नहीं करेंगे, आप सेपरेटली उसे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कहा गया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आप इसे ऐसे शो नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे सही माना गया। कहते हैं कि पीएनएल में आप प्रॉपर लॉस दिखाइए जो भी मशीन से रिलेटेड आपको हुआ है। हाँ, स्क्रैप वैल्यू मिल गई वो आप माइनस करेंगे क्योंकि वो तो मशीन का ही है। ठीक है, तो लॉस तो बेसिकली 80,000 का हुआ है तो 80,000 आप शो करिए। ठीक है, 80,000 शो करने के बाद आप देखिए इंश्योरेंस इनकम कितनी हुई है, उसे इनकम में दिखाइए अलग से, सेपरेटली। ठीक है, तो ध्यान रहे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल,
लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी कुछ लग नहीं रहे, लेकिन एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ले तो ठीक है आपके पास में। तो क्वेश्चन क्या कहता है ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि एक्स लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिन्होंने एक मशीन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, मशीन परचेस कर रखा होगा। कहते हैं कि वो डैमेज हो गया। क्या हो गया सर? वो डैमेज हो गया, मशीन जो है वो डैमेज हो गया, बहुत बुरा हुआ। कहते हैं कि फायर लगा और डैमेज हो गया। कब? कहता है 31 जन 2001 को, ठीक है। कहते हैं कैरिंग वैल्यू जो है ना इस मशीन की वो 1 लाख रुपीज़ है। जो कैरिंग वैल्यू है ना वो 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। अब ये तो डैमेज हो गया, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी, लेकिन अब तो डैमेज हो गया, मतलब अब की इसकी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई एक तरीके से। स्क्रैप में जो मिल गया वो ठीक है, बाकी इसकी वैल्यू तो ज़ीरो है। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक्स लिमिटेड ने इसे एज अ स्क्रैप जो है वो बेच दिया आपके पास में, ठीक है, एज अ स्क्रैप, और इससे कुछ अमाउंट रिसीव हुई है। कहते हैं कि 10,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है, ठीक है। तो 1 लाख की वैल्यू की जो मशीन है वो ख़राब हो गई और गया आपके पास में ये मशीन, और 10,000 रुपीज़ इसका मिला। तो अल्टीमेटली मैं कहूँ कि आपको लॉस कितने का हुआ है सर? आपके पास में जो लॉस हुआ है, जो आपके पास में लॉस हो रहा है सर, वो कितने का हो रहा है सर? लॉस हो रहा है वो आपके पास में 90,000 का हो रहा है। क्या ये बात आपके पास में क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो 1 लाख की मशीन ख़राब हो गई, 10,000 आपको उसके बदले मिले हैं स्क्रैप के, तो 90,000 रुपीज़ का आपके पास में लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन ने एक्स लिमिटेड ने जो है वो अपनी जो मशीन है उसे इंश्योर करवा रखा था, बहुत बढ़िया। और कहते हैं कि 31 मार्च 2001 को उसका कंपनसेशन जो है वो प्रोसीड किया गया, और प्रोसीड होते ही जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे कंपनसेशन जो है वो पे करती है। ये क्लेम आपके पास में हमने किया और जिसके वजह हमें कंपनसेशन रिसीव हुआ ₹50,000 का, ठीक है। तो 50,000 आपके पास में रिसीवेबल है, मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी हमें 50,000 रुपीज़ पे कर देगी। तो अल्टीमेटली इंश्योरेंस से हमें कितना मिल गया सर? इंश्योरेंस इनकम जो है हमें मिल गया ₹50,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने आपको अल्टीमेटली कहा, ये क्वेश्चन की आपके पास में ये पे इंफॉर्मेशन है। अब नीचे क्या कहा? कहता है कि डिटरमाइन करिए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इस ट्रांजैक्शन की। तो सिंपल, जैसे कि मैंने कहा कि आपको उसे सेपरेट सेपरेट ही दिखाना है, मतलब कि मशीन से जो लॉस हुआ है वो पीएनएल में आप एज अ लॉस दिखा देंगे, और जो इनकम हुई है, जो इंश्योरेंस क्लेम की है, उसे आप नेट ऑफ नहीं कर सकते। ध्यान रहे, 90,000 में से 50,000 माइनस कर दिया और बाकी का लॉस हमने शो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सेपरेट सेपरेट शो करेंगे। 90,000 एज अ लॉस शो होगा और 50,000 एज अ इंश्योरेंस इनकम शो हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। हालांकि अल्टीमेटली इफेक्ट तो उतनी आएगी डिफरेंस की, लेकिन शो आपको सेपरेट सेपरेट ही करना है, यहाँ पे इंडेस ने कहा है। तो इसके सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कहता है कि एज पर इंडेस 16, इंडेस 16 क्या कहता है? तो कहता है इंडेक्स 16 कहता है आपके पास में कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर आपका डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए आपको, और इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीव हो रहा हो, ठीक है, तो उसे अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो उसे एज ए अकाउंटिंग आप सेपरेटली करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहेगा कि कहता है कि जो 90,000 का आपके पास में लॉस हुआ वो आप पीएनएल में शो करिए, ठीक है, और 50,000 का जो आपके पास में कंपनसेशन रिसीव हुआ, बेसिकली एक तरीके की इनकम, उसे आप इनकम जो है वो शो करेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, दोनों सेपरेटली आपके पास में होगा, दोनों सेपरेटली, ठीक है। एक एज अ लॉस आपके पास में, एक एज अ इनकम आपके पास में 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में शो होगा। एक बड़ा ही एकदम सिंपल, इस पर कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास में था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसके बाद हम देखें तो कौन सा क्वेश्चन बचता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके हैं आपके पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और अब आपके पास में आता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12। 1 पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, इलस्ट्रेशन मतलब कि जो 1 पे कंसेप्ट है वो इंटर का ही है, लेकिन वो आपको पढ़ाना तो पड़ेगा ऑब्वियसली, याद होगा ना हो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 1 करेंगे, बाद में सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। बड़ा सा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 12 करने के बाद मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, आई थिंक, हाँ,
कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 उसके बाद आपके पास में होमवर्क में रहेगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 करवाने से पहले कुछ चीज़ें जो वापस से मैं याद करवा दूँ और एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको ये चीज़ बड़ी हेल्प करेगी। आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 करने के लिए आपको कुछ कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, वो भी आप मेरे साथ लिखेंगे। मैंने कहा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू सोल्व इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जब भी आप रिवाइज करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट्स को जो मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ उसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे, आपके पास में वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास में वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आइए। चलिए, मैंने कहा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाता हूँ, जो आप बचपन से मतलब कि आप इंटर छोड़ दीजिए, 12th लेवल से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, 12th लेवल से आप जो है ये चीज़ पढ़ के आ रहे हैं। क्या चीज़? मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट जो है डेप्रिसिएशन पे बेस्ड मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और कुछ चीज़ बताऊँगा नहीं, मतलब कि आपको याद करवाऊँगा, ऑलरेडी आप पढ़ के आते हैं ये चीज़। चलिए, तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्या चीज़ है? मैंने कहा सर जी आप कोई मशीन परचेज़ करके लेके आए, ठीक है, या फिर आप जो है वो परचेज़ का छोड़ दीजिए, मैं कहा कौन आपके पास में कंस्ट्रक्शन करके लेके आए। चलिए, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप फैक्ट्री का, मैंने एग्जांपल लिया कि आप एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है, और एग्जांपल मैंने लिया आप एक फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। फैक्ट्री का क्या करवा रहे हैं सर? कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं। अब समझिए कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा है कि जब हम आपके पास में इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, तो मैंने कहा था आपको कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकती है। या तो आप परचेस करके लेके आ सकते हैं, या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, या फिर आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, और या फिर डिफ़र आपके पास में मैंने कहा था वो पेमेंट के थ्रू, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, वो आपको याद होंगे, मैंने कहा था आप रिवाइज करके आएंगे ऑलवेज, तो वो चीज़ आपको याद है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपके पास में एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है जो फैक्ट्री है, और हम परचेज करके नहीं लेके आए, हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे टाइम लगा फॉर एग्जांपल 2 इयर्स। ठीक है, 2 इयर्स का टाइम पीरियड लगा। अब मैंने कहा कि फैक्ट्री स्टार्ट हो गई कंस्ट्रक्शन करना, और वो कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने जो स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है, जो कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2001 फॉर एग्जांपल, इस तरीके से मैं लिखता हूँ जैसे ICA मॉड्यूल आपके पास में लिखता है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन आपके पास में कंप्लीट हो गया दिसंबर 2001 को। ठीक है, लेकिन हमने जो फैक्ट्री का यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया है फरवरी आपके पास में 2001 को। ठीक है, कहता है कि आपके पास में टेक इनटू यूज फ्रॉम, ठीक है,
फ्रॉम February 2001। तो फैक्ट्री तो रेडी टू यूज़ कब से थी सर? दिसंबर ख़त्म हुआ आपके पास में, 1 जन से आप जो क्या कर सकते सर, फैक्ट्री में अपना प्रोडक्शन वगैरह है स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आपने Jan 1 को नहीं स्टार्ट किया, Feb 1 को, मतलब कि 1 महीना ऐसे ही आपने कुछ जो भी आपने वो डेकोरेशन वगैरह करना हो, जो भी आपने किया है। मेरा सवाल ये है कि डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा? ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आते हैं फाउंडेशन लेवल में, 12th में, इंटर लेवल में, सब जगह आपके पास में ये पॉइंट आते हैं, तो आंसर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। तो कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलवेज आपके पास में तब से स्टार्ट होता है जब से आपकी जो ये असेट है वो रेडी टू यूज़ हो जाए। ध्यान रहे, आप कब से यूज़ करते हैं वो मैटर नहीं करता डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन तब से लगना शुरू हो जाएगा जब आपकी असेट रेडी टू यूज़ है। फिर आप कब भी यूज़ करें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कहेंगे कि सर हमने तो वैसे मशीन तो आपके पास में, फैक्ट्री तो आपके पास में रेडी टू यूज़ हो गई थी 1 साल पहले, लेकिन हमने 1 साल बाद से यूज़ करना स्टार्ट किया, तो डेप्रिसिएशन भी 1 साल बाद से लगना चाहिए। तो आंसर इज़ नो आपके पास में। कहते हैं कि रेडी टू यूज़ कब हुआ था तब से डेप्रिसिएशन लगेगा। आप कब से यूज़ कर रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन हमने 2 साल तक हमारे पास में हुआ, और 2 साल कब ख़त्म हुए? दिसंबर 2001 को। ठीक है, तो इसका मतलब रेडी टू यूज़ फैक्ट्री कब से हो गई? दिसंबर 2001 से। लेकिन आपने यूज़ कब से स्टार्ट किया? फेब्रुअरी आपके पास में 2001 से। ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन कहाँ से आपके पास में कैलकुलेट करेंगे? फेब्रुअरी से या फिर दिसंबर से? तो आंसर इज, कहते हैं कि फेब्रुअरी कभी से नहीं आएगी, आपके यहाँ पे आंसर आएगा दिसंबर 2001 से। कब से? दिसंबर 2001 से। क्लियर है? तो कहते हैं कि सर डेप्रिसिएशन जो लगेगा, डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिसंबर 2001। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही है? फेब 2001 नहीं आएगा, आप कब से यूज़ कर रहे हो वो मैटर करता ही नहीं है। ठीक है, इंडेक्स बड़ा ही क्लियर है कि आप कब से यूज़ करते हैं उससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं आपके पास में। ठीक है, हमें तो कब से लेना देना है? जब से वो असेट रेडी टू यूज़ हो गई, जब से वो असेट रेडी टू यूज़ हो गई तब से हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो आप कब से यूज़ करते हैं, इट्स डजंट मैटर आपके पास में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपके पास में कंप्लीट कब हुआ, रेडी टू यूज़ कब हुई, वो इंपॉर्टेंट है। तो डेप्रिसिएशन कब से? जब से कंस्ट्रक्शन आपके पास में कंप्लीट हुआ, मतलब कि बेसिकली असेट जो है वो रेडी टू यूज़ हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्ट्री का एग्जांपल लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास में मशीनरी का ले सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट मशीनरी जिसे आपको कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ा। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ फॉर एग्जांपल दिसंबर को, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कब से लगेगा सर? तब से जब वो रेडी टू यूज़ हो गया। ठीक है, फिर आप कब से यूज़ करें उसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, सेकंड पॉइंट मैं आपको इंपॉर्टेंट जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 करेंगे। नया पॉइंट तो कुछ भी नहीं है एक भी आपके पास में, लेकिन फिर भी आपके पास में जो पॉइंट्स है इंटर लेवल के वो एक बार आपके पास में क्लियर होने ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में बनता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे आपके पास में ऊपर वाला जो एग्जांपल है वैसा ही एग्जांपल मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया, ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ना वो आपके इंटर लेवल के एएस से रिलेटेड है। आपके पास में बोरोइंग कॉस्ट नाम का जो है आपके पास में एएस था। ठीक है, उसी एएस को लेकर ये आपके पास में पॉइंट है, वही आपको रिवाइज करना है, याद करना है बेसिकली। ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं ये वही चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे आपके पास में कहा कि सर एक हम फैक्ट्री जो है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जिसे हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं।
फैक्ट्री को हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, और उसके लिए फॉर एग्जांपल 2 साल लगे थे, 2 इयर्स। ठीक है। अब ऐसा था कि सर फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए हमारे पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, जितने थे हमने इन्वेस्ट कर दिए, दूसरा हमें लोन लेना पड़ा। ठीक है। तो फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए हमने लोन भी ले रखा था। ठीक है। लोन जो अमाउंट है वो है आपके पास में रुपीज़, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ का हमने क्या किया था सर, 20 लाख रुपीज़ का हमने लोन ले रखा था। ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन किया वो 1 ईयर में ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 ईयर में मैंने ले लिया, और मैंने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम, ईयर की स्टार्टिंग में ही हमने कर दिया था अप्रैल। ठीक है, अप्रैल 2001 फॉर एग्जांपल, और जो एंड हुआ वो ईयर की एंड में ख़त्म हो गया, एंड एट मार्च 2001। ठीक है। तो 31 मार्च को, यहाँ पे मैं डेट भी लिख देता हूँ कि ये 31 मार्च है। ठीक है, ये 31 मार्च है आपके पास में, कि 31 मार्च को आपके पास में क्या हो गया सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब लोन की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो लोन हमसे कि हमने कब से लिया था, तो कहते हैं कि लोन हमने लिया था, लोन टेकन फ्रॉम, यहाँ पे मार्च जो है 2002 लेना पड़ेगा ना। ठीक है, ओके। तो मैंने कहा कि सर जो लोन हमने लिया था, यहाँ पे भी हमने फेब 2001 ले लिया था, 2 लेना था। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सर लोन जो हमने लिया था वो फॉर एग्जांपल हमने लिया था फेब 2001, फेब 2001, मतलब कि कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट किया उससे पहले उससे 1 महीने पहले ही हमने लोन ले लिया था 20 लाख रुपए का, और उसके बाद 1 महीने बाद अप्रैल में 1 अप्रैल को हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया। कुछ कहानी इस तरीके की है। और मैंने कहता है कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, मार्च में कंप्लीट हुआ 31 मार्च, लोन को हमने रीपे कर दिया। लोन जो है वो पेड एट, आपके पास में हमने मार्च, हाँ, या फिर मैं अप्रैल ले लेता हूँ, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे ले लेता हूँ कि मैंने कहा कि सितंबर 2002 को हमने कंप्लीट कर दिया लोन का जो पेमेंट बनता है, सितंबर 2002 को। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो मार्च में ही ख़त्म हो गया, लेकिन पेमेंट करने में थोड़ा सा, यहाँ पे लोन का रीपेमेंट करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगा। हमने सितंबर में लोन का रीपेमेंट करवा दिया, जितना भी था वो कंप्लीट हो गया, तो लोन ख़त्म हो गई सितंबर में। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सर जो ये लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट माने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि जो 20 लाख का लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट लग रहा है 5% के हिसाब से, 5% पर एनम। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि सर जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है, क्या वो कॉस्ट में ऐड होगा, ऐड इन कॉस्ट ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड होगा? सबसे पहले ये क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपसे पास में पूछा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि इंटरेस्ट अगर ऐड होगा, अगर आपका आंसर है यस, तो मैंने कहा कि हाउ मच, कितना। ठीक है। तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको कैलकुलेट करके देना है कि कितना इंटरेस्ट जो है
आप कहते हैं कि ऐड होना चाहिए, अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट कैलकुलेट करके दीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा उसमें 90% स्टूडेंट का आंसर राइट होगा कि इंटरेस्ट क्या ऐड होगा, आंसर इज यस, ऑब्वियसली ऐड होगा। मैंने कहा था कि सर ऐसा कोई भी खर्चा जिसके खर्चे जो भी खर्चा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के परचेज करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी आपके पास में रूल है, ठीक है, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, आप परचेज करिए एक्सचेंज करिए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि उसके बिना वो पॉसिबल नहीं था बेसिकली। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको पिछले लेक्चर्स में भी दिया था कि जब एक मशीन परचेस करके आए तो मशीन का कुछ ऐसा ही कंस्ट्रक्शन था जिसके लिए हमें पूरे का पूरा उसके लिए साइट प्रिपेयर करना पड़े, ठीक है। तो वो जो साइट प्रिपरेशन का खर्चा है, क्या खर्चा ऐड होगा मशीन की कॉस्ट में? ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसके बिना मशीन का यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि लोन जो हमने लिया वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया, अगर लोन ही नहीं होता तो पैसा नहीं होता, पैसा नहीं होता तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो पाती। तो क्या ये लोन का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, लोन अमाउंट तो कभी कैपिटलाइज नहीं होता, ध्यान रहे, लोन का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा ऑलवेज आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मैं 1 और 2 लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आंसर भी हम उसी तरीके से दे पाए, कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास में पूछा गया तो उसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इज यस, आपके पास में ऐड होगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसका जो आंसर है फर्स्ट का आंसर अगर हम दे तो कहता है यस, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज या फिर शुड बी एड इन द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, शुड बी एडेड। मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप पूरे का पूरा लिख सकते हैं कि कैपिटलाइज पूरे का पूरा होगा अमाउंट, किसकी अमाउंट में? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है सर? फैक्ट्री है, ठीक है। तो फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, डेफिनेटली होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ लिया। यहाँ पे कहता है कि अगर कैपिटलाइज करते ही हो तो कितना अमाउंट करेंगे, कितना अमाउंट करेंगे? एक साल यहाँ पे आपके पास में फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चला है, लेकिन लोन जो हमने लिया था वो फेब में लिया था और फेब से फिर सितंबर में हमने पे किया है। तो अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन देखें पूरी की पूरी, तो टाइमलाइन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो टाइमलाइन क्या बन रही है, अगर टाइमलाइन की बात करें तो ये पूरे का पूरा मैंने कहा कि आपके पास में टाइमलाइन है, जहाँ पे ये जो है आपके पास में स्टार्ट, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि ये जो स्टार्टिंग है पॉइंट वो आपके पास में फेब 2001 है। पूरी की पूरी कहानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फेब 2001 सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया सर? लोन ले लिया ₹20 लाख का। कहानी की स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है कि 20 लाख रुपए का लोन लिया, वहीं से हमारी पूरी की पूरी जो कहानी वो स्टार्ट हो रही है। कहते हैं कि 20 लाख रुपए का लोन आ गया, ठीक है, हमने कहा। इसके बाद हुआ क्या? कहते हैं कि जैसे ही फरवरी में हमारा लोन मिल गया, हमें अमाउंट 20 लाख रुपए, हमने मार्च में, ठीक है, सॉरी अप्रैल में, ठीक है, 2 महीने बाद, तो हमने कहता है कि सर अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में हमने क्या स्टार्ट कर दिया सर? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2001, तो कंस्ट्रक्शन हमने अप्रैल 2001 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ओके। इसके बाद क्या हुआ? कहते हैं कि इसके बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। कब? कहते हैं कि मार्च 2002 में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पूरा साल ख़त्म हो गया और ये है आपके पास में मार्च 2002, मार्च 2002 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन कहते हैं कंप्लीटेड।
ठीक है। इसके बाद कुछ हुआ? आंसर इज यस। इसके बाद कहते हैं कि सितंबर में जाके हमने लोन का भी रीपेमेंट करवा दिया। तो सितंबर में जाके हमने लोन का रीपेमेंट करवा दिया। तो फॉर एग्जांपल ये है सितंबर आपके पास में, ठीक है, सितंबर 2002। कहते हैं कि जो है लोन हमने जो लिया था वो पेड हो गया, जो लोन हमने लिया था वो पे हो गया। तो पूरी की पूरी कहानी इतनी है कि कंस्ट्रक्शन करवाया, लेकिन कंस्ट्रक्शन से 2 महीने 1 महीने पहले, या फिर आप कह सकते हैं February 1 लेते हैं 2 महीने पहले आपने, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने लोन ले रखा था 20 लाख का, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद लोन पे हो गया। तो पूरी कहानी इतनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था? क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर आपके पास में ये जो आपने इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा ऐसा कहा, तो कितना अमाउंट बताइए कि कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा। तो कहा है कि कितना अमाउंट होगा, तो कहते हैं कि सर 20 लाख रुपए का यहाँ पे फेब से स्टार्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट तो यहीं से लगेगा। कितना? मैंने कहा कि सर एट द रेट कितना, 5% हमने कहा ना, 5%। तो कहते हैं 5% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो 5% पर एनम के हिसाब से आपके पास में इंटरेस्ट है। अब अगर कैलकुलेट करूँ कि पूरा इंटरेस्ट आपने कब तक पे किया है और पूरे का पूरा इंटरेस्ट आपने पूरे का पूरा जहाँ से लोन से लेके आपने एंड तक पे किया, तब तक कितना इंटरेस्ट लगा होगा, तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। उसके बाद बात की बात बाद में करेंगे कि कैपिटलाइज कितना होगा, वो बाद में। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपने लोन कब से लिया? फेब से। पे कब किया? सितंबर में 2002। तो मैंने कहा कि सर पूरे का पूरा मंथ कितना होता है, वो पूरे के पूरे मंथ की कैलकुलेट करके टोटल इंटरेस्ट निकालिए। तो मैंने कहा टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है। तो कहता है कि 20 लाख रुपए पूरी की पूरी लोन है, 20 लैक्स इंटू 5% पूरे साल का यहाँ पर रेट है, कितने मंथ है, डिवाइड बाई 12 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कितने मंथ हो रहे हैं वो मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। तो फेब तो पूरा ही लेंगे, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट फेब ही है, ठीक है। तो फेब पूरा मंथ चला, फेब से लेके सितंबर, और सितंबर जो है फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं आपके पास में 13 सितंबर है, एंड ऑफ द मंथ आपके पास में, ठीक है। तो कितने आपके पास में मंथ हो गए, कैलकुलेट करिए। 12 13 14 15 16 आपके पास में ऑलमोस्ट 20 मंथ होंगे, ठीक है। तो 20 मंथ्स का जो है आपके पास में क्या लगेगा सर, इंटरेस्ट लगेगा। आपने टोटल पे किया होगा इंटरेस्ट। तो 20 लाख रुपीज़, कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, 20 लाख इंटू 5% इंटू 20 डिवाइड बाई 12। तो टोटल आपके पास में जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा वो कितना पे किया होगा, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ गया 1,66,000 रुपीज़, 1,66,667। आपने इतना पेमेंट किया होगा टोटल इंटरेस्ट का, ठीक है। ये टोटल इंटरेस्ट आपके पास में कि ये जो अमाउंट आ गया वो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, ठीक है। लीजिए, अब मेरा सवाल ये है कि क्या क्वेश्चन ने ये पूछा था कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है टोटल? नहीं, आपसे ये पूछा कि इंटरेस्ट कैपिटलाइज कितना होगा, वो अमाउंट बताइए। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि सर 1,66,667 जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में, मतलब कि फैक्ट्री की जो जितनी भी कॉस्ट है उसमें हमें एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन हमें शो कर देना है 1,66,667, ठीक है, शो कर देंगे। तो यहीं पे इंडेक्स 16 ने कहा कि ये आपके पास में आंसर गलत हो जाएगा। हमने कहा कि ऐसा क्यों? इंडेक्स 16 ने आपको बताया कि जो कैपिटलाइजेशन का जो तरीका है वो आप ऑलरेडी इंटर में बोरोइंग कॉस्ट नाम के चैप्टर में, मतलब कि एएस में पढ़ चुके हैं। कहते हैं कि इंटरेस्ट उतना ही कैपिटलाइज होगा जितना पीरियड का कंस्ट्रक्शन चला है, ठीक है। तो कहते हैं कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है, कहते हैं अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने,
ठीक है। तो कहते हैं कि सर लोन जहाँ से लिया वहाँ से लेके पे जब तक किया उस पीरियड के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जितना आपके पास में कंस्ट्रक्शन पीरियड है, सिर्फ और सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट आपको लेना है। रिमेनिंग इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, वो आप पीएनएल में जाने देंगे। रिमेनिंग इंटरेस्ट आपके पास में कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड है सिर्फ उतने ही पीरियड का इंटरेस्ट, उतने ही पीरियड में जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है, उतने ही पीरियड में जितना इंटरेस्ट पे किया है उतना ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ठीक है। तो कहते हैं कि ये तो पूरे 20 मंथ का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन कहता है कि सर आपके पास में इंडेक्स कहता है कि सर आपके पास में ओनली कितने मंथ का यहाँ पे कैपिटलाइज होगा? सर 12 मंथ्स का, क्योंकि 12 मंथ्स ही कंस्ट्रक्शन पीरियड है, रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है, तो उतना नहीं होगा। तो कहता है कि इंटरेस्ट अमाउंट्स टू बी आपके पास में कैपिटलाइज इंटरेस्ट अमाउंट टू बी एडेड, या फिर कह सकते हैं कैपिटलाइज, वो कितना होगा सर? तो कहते हैं कि ₹1,66,667, या फिर आप पूरा यहाँ पे 12 मंथ ही लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कैलकुलेट करिए कि 20 लाख रुपीज़ पे जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया होगा वो मैटर नहीं करता सर। उस पर जो 5% लेके सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का, सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का आपके पास में इंटरेस्ट जो है क्या होगा सर? कैपिटलाइज होगा, मतलब कि फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है। तो कहता है 20 लाख इंटू 5%, ये आपके पास में हो गया सर ₹1 लाख। तो जो क्वेश्चन ने आपको पूछा था उसका आंसर है 1 लाख, ना कि आपके पास में 1,66,667। ठीक है। तो जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपके पास में क्या है सर? क्वेश्चन का आंसर आपके पास में 1 लाख है। ठीक है। तो ये हाईलाइट मैं हटा देता हूँ, ये आपके पास में कोई आंसर नहीं है, ये तो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, लेकिन जो आंसर है वो 1 लाख है। जो आंसर है वो 1 लाख है। और यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यस। तो जो आंसर मेन है वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या ऐड होगा, आंसर इज यस। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था कि अमाउंट कितना होगा, तो 1 लाख आपके पास में, कि उतना ही जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड चला है, उसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट आपके पास में फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके पास में। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, एंड आप कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 3 और ये आपके पास में इम्पोर्टेंट पॉइंट का लास्ट पॉइंट है। ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 जो कि बेस्ड है आपके पास में डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 था या फिर 4 था? अच्छा 3 है। ओके। मैंने कहा डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स। मैंने आपसे एग्जांपल लिया, एग्जांपल ठीक है। और एग्जांपल से मैं आपको कह रहा हूँ कि एक मशीन है। ठीक है। हमने मशीन परचेज किया है रुपीज़ फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीज़ का। मशीन की जो लाइफ है ना 20 ईयर्स की है। ठीक है। मशीन की जो लाइफ है वो 20 ईयर्स की है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मशीन का एक कंपोनेंट है
मशीन के अंदर एक कंपोनेंट है इम्पोर्टेंट आपके पास में, जैसे कि कंपोनेंट फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपके पास में दूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है, तो उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूटर के लिए और बहुत ज़्यादा उसका महंगा प्राइस भी रहता है। ठीक है, कि अगर वो बिगड़ जाए तो बहुत बड़ा आपके पास में खर्चा लग सकता है। तो वैसा ही मैंने कहा यहाँ पे कि एक मशीन है 20 लाख रुपए का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा एकदम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है और जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज़ है। तो 20 लाख रुपए की मशीन में 8 लाख रुपए का तो एक कंपोनेंट ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर बिगड़ गया तो पूरे का पूरा 8 लाख का खर्चा आपके पास में लग सकता है। और कहते हैं कि ये जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ जो है ना वो 10 साल की है, 10 ईयर्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दीजिए, डेप्रिसिएशन कितना होगा वो कैलकुलेट करके दीजिए। तो इंडेस 16 कहता है कि अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है आपके असेट के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं कैसे पता चलेगा, तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किसी कंपोनेंट के बारे में बता रहा है तो ऑलवेज वो सिग्निफिकेंट ही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि एक कंपोनेंट है 8 लाख रुपीज़ का, तो ऑलवेज आपको सिग्निफिकेंट ही मानना है। बात समझ आ रही है? तो कहते हैं वो सिग्निफिकेंट ही है। तो कहते हैं सिग्निफिकेंट आपके पास में, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा, तो मैंने कहा कि मशीन 20 लाख रुपए का है। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो 20 लाख डिवाइड बाई 20 ईयर्स आपके पास में डेप्रिसिएशन पर एनम आपको पूछा है, तो आपको बताना है कि डेप्रिसिएशन पर एनम आपके पास में कितना होगा, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। और आपको पता ही है कि अगर डेप्रिसिएशन की मेथड नहीं बताई जाए तो आप SLM फॉलो करते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट क्या कहेंगे कि कहता है कि मशीन 20 लाख रुपए का है, 20 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो आपने कर दिया 20 लाख डिवाइड बाई 20 और आपके पास में आंसर आ गया 1 लाख। तो 1 लाख पर एनम आपके पास में डेप्रिसिएशन होगा। ये जनरल आपके पास में जो है आंसर होता है। ठीक है, तो ये जनरल आपके पास में आंसर होता है। इसके बाद थोड़े से इम्पोर्टेंट आपके पास में जो स्ट्रेटेजिकल स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और वो आंसर सही लेके आएंगे। ये जो आपने आंसर दिया 20 लाख डिवाइड बाई 20 ईयर्स, वो बिल्कुल गलत आंसर है आपके पास में। इंडेक्स 16 कहता है क्या, इंडेक्स 16 आपके पास में कहता है कि अगर ऐसा कोई कंपोनेंट है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जिसकी एक सेपरेट लाइफ है, तो उसका डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और फिर वो डेप्रिसिएशन कहाँ पे डालेंगे सर, P&L में। कैलकुलेट सेपरेटली करिए, लेकिन वो टोटल डेप्रिसिएशन करके P&L में आप दिखा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सेपरेटली P&L में दिखाने की ज़रूरत नहीं कि डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट इतना है और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रिमेनिंग पार्ट इतना है, ऐसा नहीं। P&L में तो डेप्रिसिएशन करके टोटल दिखा सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन करना है ना वो कंपोनेंट का सेपरेट होगा और मशीन के जो अदर पार्ट्स है वो सेपरेट होगा। कैसे? कहते हैं कि सर एक मशीन है आपके पास में, एक आपके पास में क्या है सर, मशीन है, और जिसके 2 पार्ट मैंने कर दिए, करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है, मैंने नहीं किए, क्वेश्चन ने कहा है। 2 पार्ट्स क्या है, कहते हैं कि पार्ट 1 जो है वो कंपोनेंट है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, मैंने कंपोनेंट का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट 1 है। ठीक है, और पार्ट 2 क्या है, तो कहते हैं कि सर अदर कंपोनेंट्स, अदर्स लिख दिया मैंने सिर्फ। कहता है कि कंपोनेंट 1 जो है ना वो बड़ा ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ने उसे सेपरेटली बताया है इसलिए वो सिग्निफिकेंट है। बाकी सिग्निफिकेंट की कोई यहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन खुद बता देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ने इसे डिफरेंट तरीके से आपको बताया, सेपरेटली बताया कि उसकी वैल्यू जो है वो ₹8 लेके, और लाइफ जो है वो 10 साल की है। अगर इसकी लाइफ 20 साल की होती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बात समझे? अगर मशीन की लाइफ और उसके अंदर जो कंपोनेंट है उसकी लाइफ 20-20 साल की है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 लाख डिवाइड बाई 20 कर देता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आई कि मशीन की जो टोटल वैल्यू है 20 लाख रुपए है,
जिसमें से एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपए है, उसकी जो लाइफ है ना वो 10 साल है। मतलब कि अदर कंपोनेंट कितनी वैल्यू हुई, अदर कंपोनेंट की वैल्यू हुई 12 लाख, 12 लाख। और सर उसकी लाइफ, तो उसकी लाइफ तो बता रखा है ना 20 ईयर है, मतलब कि रिमेनिंग की तो 20 ईयर है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये 20 ईयर्स आपके पास में। इंडिया 16 का कहना है कि इस तरीके से सेपरेट सेपरेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो कहते हैं डेप्रिसिएशन आपके पास में होगा कंपोनेंट का ₹8 लाख है, ₹8 लाख से डिवाइड बाई 10 करेंगे, 10 ईयर्स। और अदर कंपोनेंट का एक सेपरेटली कैलकुलेट होगा, मतलब कि ₹12 लाख है, डिवाइड बाई 20 ईयर्स आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 8 लाख डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ गया सर, 80,000 पर मंथ के हिसाब से, सॉरी पर एनम के हिसाब से। और ये आपके पास में आ गया कि 12 लाख डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास में आ गया 60,000 पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो पीएनएल में कैसे दिखाएंगे, पीएनएल में तो सर टोटल दिखेगा, पीएनएल में कोई दिक्कत ही नहीं, पीएनएल को इससे कोई लेना देना नहीं, आप कैलकुलेट कैसे करके आए। पीएनएल कहता है कि सर जी डेप्रिसिएशन दिखाइए, डेप्रिसिएशन, और आप बता देंगे कि सर डेप्रिसिएशन है टोटल 80,000 प्लस 60,000, ये आपके पास में 1,40,000। हाँ, ब्रैकेट में आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं कि सर 1,40,000 कैसा है, तो कहता है कि सर 80,000 प्लस 60,000, ये डेप्रिसिएशन हो गया। पीएनएल को कोई लेना देना नहीं है ना, पीएनएल तो आपके पास में टोटली डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, उसे कंपोनेंट और ये अदर वो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप डेप्रिसिएशन बताइए, वो कैलकुलेट करके वो डाल देगा आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडिया 16 ने कहा कि जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो कैलकुलेशन में आपको सेपरेट सेपरेट करना है, 100 एक ही में करना है, डेप्रिसिएशन के नाम से 100 एक ही करना है, 1,40,000। लेकिन जो कैलकुलेशन करेंगे वो सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लाइफ है आपके पास में। ठीक है, जो एक कंपोनेंट है वो जो आपके पास में सिग्निफिकेंट है, उसके लिए सेपरेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लाइफ डिफरेंट है। अगर इसकी भी 20 साल होती, इसकी भी 20 साल होती, तो सेपरेट करने को कोई मतलब नहीं बनता, आंसर वही आता, 20 लाख डिवाइड बाई 20। समझ रहे हो, तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कंपोनेंट है जो कि सिग्निफिकेंट है, उसकी लाइफ डिफरेंट है अदर के मुकाबले, तो डेप्रिसिएशन सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट आपके पास में हो गया डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है, ये जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है बेसिकली। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे जा सकते हैं, और मैं कहूँगा कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 मेरे से पहले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उसमें कोई पॉइंट बाकी नहीं रहते कि जो आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, आपके पास में मैं करवा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन आप कर सकते हैं मेरे से पहले। ठीक है, अगर करना चाहे तो। क्लियर? चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 आ जाइए, या फिर एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ कि आप क्या करेंगे, ये जितने 3 पॉइंट मैंने लिखवाए बड़े अच्छे से आप जो है इसे रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज़ करने के बाद आप उसे इलस्ट्रेशन नंबर 12 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो मेरे साथ ही अप्लाई करेंगे। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट्स में बांट देता हूँ। ठीक है, ये एक लेक्चर एक ही है आपके पास में, लेकिन इसको मैं हाफली पार्ट जो है बांट रहा हूँ। बीच में मैं आपको गैप इसलिए दे रहा हूँ कि इस लेक्चर को आप एंड करिए और ये 3 पॉइंट्स को बड़ी अच्छे से जो है वो रिवाइज़ करिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मेरे साथ ही आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12 करना स्टार्ट करिए। खुद से नहीं करना है, मेरे साथ ही करना है, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको
मेरे साथ ही करेंगे, इलस्ट्रेशन 10 जो है वो खुद से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 12 मेरे साथ ही करेंगे, लेकिन टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ को रिवाइज़ करिए, इस चीज़ को आप जो है वो रिवाइज़ करिए। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 मेरे साथ स्टार्ट करिए। लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, लेक्चर अभी भी आपके पास में रनिंग है, ठीक है। टाइम भी अभी आपके पास में बहुत है हमारे लेक्चर के हिसाब से। हमारा लेक्चर का टाइमिंग रहता है 2 घंटे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो टाइम है हमारे पास में, तो बीच में ब्रेक इसलिए है कि आप ये 3 पॉइंट का रिवीजन कर पाए और उसके बाद आप मेरे साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर कंटिन्यू है, बस यहाँ पे आपके पास में ब्रेक मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में जो हाफ लेक्चर बनेगा उसमें मिलते हैं।